सेशन में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने बात की थी अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, जिसमें लास्ट हमने अपनी संविधान सभा की मेजर कमिटीज या प्रधान समितियों के बारे में बात कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि बड़ी समितियों के बाद अब अगली सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की छोटी समितियां। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं, एंड फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। दिस इज इंडियन पॉलिटी। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। और आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में या भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम सबसे पहले लिखेंगे अबाउट, लिखिए, माइनर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। या हिंदी में लिख सकते हैं संविधान सभा की, संविधान सभा की छोटी समितियां। माइनर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की छोटी समितियां। माइनर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की छोटी समितियां। सबसे पहले सबसे पहली कमेटी लिखेंगे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, क्रीडेंशियल्स कमिटी। हिंदी में भी लिखेंगे क्रीडेंशियल समिति। इसके हेड, इसके अध्यक्ष बनाए गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को क्रीडेंशियल्स कमिटी का हेड बनाया गया। नेक्स्ट,
हाउस कमिटी, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सदन समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया बनाए गए हाउस कमेटी या सदन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। अगला होता है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, या आप हिंदी में लिख सकते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। जिसके अध्यक्ष बनाए गए जीवी मावलंकर। इसका अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया गया। नेक्स्ट, लिखेंगे एडहोक कमिटी। एडहोक कमिटी ऑफ नेशनल फ्लैग, या हिंदी में लिखेंगे राष्ट्र ध्वज की तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहोक कमिटी ऑफ नेशनल फ्लैग या राष्ट्र ध्वज की तदर्थ समिति, जिसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। नेक्स्ट इज एडहोक कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति। एडहोक कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए एस वरदाचार्य। एस वरदाचार्य इसके अध्यक्ष बनाए गए। और एक याद रखेंगे, कमिटी फॉर कमिश्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। कमिटी फॉर कमिश्नर्स
ऑफ प्रोविंसेस, प्रांतों के आयुक्तों की समिति। कमिटी फॉर कमिश्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, इसके अध्यक्ष बनाए गए पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नोट कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या भारतीय संविधान की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में। ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की जो हमें बाकी संविधानों से अलग बनाती हैं। सबसे पहले लिखेंगे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लिखेंगे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण फीचर और सबसे बेस्ट फीचर यही है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। भारत के संविधान से लंबा विश्व का और कोई संविधान नहीं है। वैसे तो संविधान को लिखवाने की जो परंपरा है, प्रथा है, वो सबसे पहले अमेरिका ने शुरू की थी। और आप जानते हैं कि अमेरिका का संविधान ही विश्व का सबसे लंबा या सबसे पुराना लिखित संविधान है। लेकिन जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इससे ज्यादा लंबा और किसी देश का संविधान नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एक प्रीएम्बल, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद 25 पार्ट्स
465 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। मैंने यहां पे 465 लिख दिया है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये मान के चलिए 450 से अधिक है। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग, 465 अनुच्छेद या इससे भी ज्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और इतना लंबा संविधान और किसी देश का पूरे विश्व में नहीं है। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इतनी ज्यादा जटिलता और किसी भी संविधान में नहीं है। और ये एक ऐसा फीचर है जो हमारे संविधान को बाकी संविधानों से अलग बनाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज नोन एज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के संविधान की शुरुआत प्रीएम्बल से होती है, प्रस्तावना से होती है, जिसका विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और अगर हम अपने प्रीएम्बल या प्रस्तावना की बात करें तो हमारी प्रस्तावना में हमारे देश के लोगों की भावनाएं और आकांक्षाएं हैं। और साथ में हमारे संविधान के निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी ही क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारा प्रीएम्बल ही हमारे संविधान का स्वभाव बताता है, हमारे लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को जागृत करता है, प्रदर्शित करता है। और साथ में हमारे संविधान के निर्माताओं के मन की बात या हमारे संविधान के निर्माताओं की सोच को दर्शाने का कार्य ही क्या करता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद लिखेंगे अ सोवरेन स्टेट। अ सोवरेन स्टेट हिंदी में लिखेंगे एक प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है, एक सोवरेन स्टेट कहा गया है, जिसका मतलब है कि भारत अपनी आंतरिक और वैदेशिक नीतियों को स्वयं ही निर्धारित करता है। कहने का मतलब हमारे देश पर ना तो किसी बाहरी देश का कोई अधिकार है, हमारे देश पर किसी भी बाहरी शक्ति या बाहरी व्यक्ति का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। हम पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न है और अपनी आंतरिक और विदेश नीति खुद डिसाइड करते हैं। हमारे देश का ही एक नागरिक हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि हमारा राष्ट्र अध्यक्ष कहलाता है। और आप जानते हैं ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति। इसीलिए हम क्या है, एक सोवरेन स्टेट, एक प्रभुत्व संपन्न राज्य। वी आर अ सोवरेन स्टेट, एक प्रभुत्व संपन्न राज्य हमारे संविधान में हमें कहा गया है।
हाँ जी। सोवरेन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न राज्य। कहने का मतलब पूरी तरीके से, हर तरीके से आंतरिक और विदेशी नीतियों में आत्मनिर्भर हैं हम पर किसी भी बाहरी देश या बाहरी शक्ति या व्यक्ति का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसका मतलब है लोकतांत्रिक गणराज्य। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और आप जानते हैं लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी इज दैट रूलिंग सिस्टम इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां पर शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में भी जनता का शासन चलता है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक हैं। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, वी आर रिपब्लिक स्टेट एज वेल। हम एक गणराज्य भी हैं। गणतंत्र राज्य या गणराज्य का मतलब क्या है, एक ऐसा राज्य जहां का राष्ट्र अध्यक्ष हमेशा निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। और आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति कभी भी अनुवांशिक नहीं हो सकते हैं, हेरिडिटिकल नहीं हो सकते हैं। इनका हमेशा चुनाव होता है और हर 5 साल के बाद हमारे देश में राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट, अगला फीचर लिखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की सरकार की संसदीय प्रणाली। वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन से अपने देश में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। आप जानते हैं कि इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कि मंत्री परिषदों में निहित होती है। लेकिन मंत्री परिषद का प्रमुख भारत का या प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो कि सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और आप जानते हैं कि वी हैव टेकन बाय कैमरल लेजिस्लेचर। और जो हमारी संसद है वो कैसी है, द्विसदनीय है। उसमें 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आप कह सकते हैं कि हमने अपने देश में अपनी संसद में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार।
हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को रखा है। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया गया है। ये हमारे वो मूलभूत अधिकार हैं जिनसे हमें वंचित नहीं किया जा सकता, और अगर हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने जाते हैं या इनसे हमें वंचित किया जाता है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों को बहाल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश, निर्देश या रिट जारी की जा सकती है। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के अपने नागरिकों के प्रति वो कर्तव्य होते हैं जो कि एक कल्याणकारी राज्य को बनने में मदद करते हैं और साथ में लोगों को राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। इनका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमारे पास होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी। और आप जानते हैं कि इनकी प्रेरणा हमने कहां से ली है? भाई, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमारे पास अमेरिका से आई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की प्रेरणा जो है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से ली है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जो था भाग 4A, और इसके प्रावधान आर्टिकल 51A में किए गए और 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारत का नागरिक होने के नाते भारत के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उन्हीं को फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया है जो कि रशिया से ली गई हैं। ये पहले 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या है कुल 11। इसके बाद लिखेंगे मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में लिखेंगे लचीला अधिक एवं कठोर कम संविधान। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसा सोचा कि समय के साथ साथ या जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा, बिल्कुल वैसे ही हमारे संविधान के जो नियम और कानून हैं उनमें भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा रिजिड या बहुत ज्यादा कठोर नहीं बनाया, बल्कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी। और फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज की? कि अगर हमारे संविधान में किसी भी सुधार को करने के लिए, किसी भी रिफॉर्म को करने के लिए किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो दैट इज
पॉसिबल एज पर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत पॉसिबल होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 के ही तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो केवल और केवल संविधान में सुधार करने के लिए होना चाहिए। इसके बाद अगला फीचर सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और आप जानते होंगे ये प्रोविजन हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है या ब्रिटेन से ही लिया है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, कहने का मतलब हमारे देश में राष्ट्र और राज्य की नागरिकताएं अलग अलग नहीं होती हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप नागरिक तो भारत के ही कहलाएंगे। इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे संविधान में हमारे देश के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविजन किया गया है, जिसके तहत आप जानते हैं कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका एवं विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है भारत में न्यायपालिका, जिसका प्रोविजन हमने अमेरिका से लिया था। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट। लिखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि भारत का नागरिक अगर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अगर वो वयस्क हो जाता है, तो उसका एक संवैधानिक अधिकार उसे दिया जाता है, जो है मतदान करने का अधिकार, राइट टू वोट। और आप जानते हैं कि हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर ही के आधार पर ही मतदान किए जाते हैं हर 5 वर्ष के बाद। जो जनरल इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं वो इसी आधार पर होते हैं। कहने का मतलब भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता है। भारत का हर नागरिक ये अधिकार रखता है कि अगर वो 18 वर्ष का हो चुका है और उसने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिया है, तो वो मतदान करेगा, तो उसे वोट करने का, वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। इस अधिकार से उसे किसी भी कीमत पर वंचित नहीं किया जा सकता। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट, वो कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके अलावा इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अ सेकुलर स्टेट, एक पंथ निरपेक्ष राज्य। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, और सेकुलर स्टेट का मतलब यह है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। धर्म के मामले में हम पूरी तरीके से तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। इसीलिए हमारे देश में हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी गई है, ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। दैट इज अप टू हिम, वो पूरी तरीके से उसी पर निर्भर करता है।
इसके बाद रूल ऑफ लॉ, हमारे देश में चलता है विधि का शासन। कानून बनाकर ही हमारे देश में रूल किया जाता है, शासन किया जाता है। ये हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला देखेंगे 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम। त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली, हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली चलती है या 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। कहने का मतलब हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 स्तरों पर काम करती हैं, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीयकरण को सुनिश्चित करती है हमारे देश में। इसके बाद इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, हमारे प्रियम्बल में हमें समाजवादी राज्य कहा गया है। और यहां पर समाजवादी कोई विचारधारा नहीं, बल्कि यहां पर समाजवादी का मतलब यह है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण नहीं किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंट्रीज। भारत का संविधान अनेक देशों के संविधान का मिश्रण है। अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंट्रीज, अनेक देशों के संविधान का मिश्रण है भारत का संविधान। हालांकि आप जानते हैं सेकुलर शब्द, सोशलिस्ट शब्द और इंटीग्रिटी शब्द, यानी कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द, ये पहले से हमारे मूल संविधान में नहीं थे, यानी कि पहले से हमारे प्रियम्बल में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत बाद में ऐड किया गया था, बाद में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये है हमारे देश के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। जल्दी से अब हम बात करेंगे अबाउट, हेडिंग डाल लीजिए, फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी अभी कहा कि भारत का संविधान अनेक देशों के संविधान का मिश्रण है। तो विदेशी संविधानों से हमने कौन कौन से प्रोविजंस एडॉप्ट किए हैं, वही कहलाते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब हम जानेंगे किस किस देश के संविधान से वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि एडॉप्ट किए गए हैं, जो कि लिए गए हैं। सबसे पहले लिखिए ब्रिटेन, और वो कौन कौन से प्रोविजन है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं या ब्रिटेन से लिए हैं। सबसे पहला, सिंगल सिटीजनशिप
यानी कि एकल नागरिकता। सबसे पहला प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सेकंड वन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संसदीय प्रणाली। ये भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, भी कहां से आया? ब्रिटेन से। इसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसीजर, विधि निर्माण की प्रक्रिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर या विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, हिंदी में लिखेंगे द्विसदनीय विधायिका, भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या संसदीय विशेषाधिकार, सारे के सारे वो प्रोविजंस हैं, सारे के सारे वो प्रावधान हैं जो कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, सेकंड इज यूएसए, यानी कि अमेरिका। सबसे पहला आइडिया ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार, हमारे देश के संविधान में कहां से आया? अमेरिका से। नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का विचार, भी कहां से आया? अमेरिका से। नेक्स्ट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, भी अमेरिका से आया।
उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी या स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से ली गई है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी या स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का निलंबन भी अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का महाभियोग। और दोस्तों एक याद रखेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल सारे के सारे वो प्रोविजंस हैं जो कहां से आए हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, आयरलैंड से ही ली गई है। इसके अलावा नॉमिनेशन इन राज्यसभा, हिंदी में लिखेंगे राज्यसभा में मनोनयन। आप जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, यानी कि नॉमिनेट करते हैं, जो कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स कहलाते हैं। ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट इज रशिया, रूस, जहां से ली गई है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज।
हिंदी में लिखेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज या हमारे मौलिक कर्तव्य रूस या रशिया से लिए गए हैं। और साथ में आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हिंदी में लिखेंगे राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विचार। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विचार लिया गया है रशिया से। अगला लिखेंगे फ्रांस। लिखिए आइडिया ऑफ अ रिपब्लिक स्टेट, एक गणतंत्र राज्य का विचार। और साथ में आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हिंदी में लिखेंगे स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार। भी कहां से लिया गया है? रशिया से, रूस से। नेक्स्ट, जापान। सिर्फ एक चीज लिखेंगे, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हिंदी में लिखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं आई हैं जापान से। नेक्स्ट इज जर्मनी। तो आप जानते हैं जर्मनी से आए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। हिंदी में लिखेंगे आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हिंदी में लिखेंगे संविधान संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन करने का प्रोविजन, संशोधन करने का प्रावधान लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है उसका प्रोविजन भी साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। इसके बाद कनाडा या कनाडा। सबसे पहली चीज, पोस्ट ऑफ गवर्नर। हिंदी में लिखेंगे राज्यपाल का पद। नेक्स्ट, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में लिखेंगे सरकार की अर्ध संघात्मक, सरकार की अर्ध संघात्मक प्रणाली कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट इज पावरफुल सेंटर एंड वीक स्टेट। लिखेंगे राज्यों की तुलना में सशक्त केंद्र।
ये प्रोविजन भी कनाडा से आया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्ट्रेलिया। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं या ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं? तो लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले लिखिए लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का या प्रस्तावना की भाषा। अगला लिखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। क्या होती है आगे चल के आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। और इसके अलावा लास्ट याद रखेंगे रूल्स ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार के नियम। ये सारे के सारे वो प्रोविजंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा संविधान बनकर तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हमने पूरा कर लिया है, संविधान सभा हमने पूरी कर ली है, फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पूरा हो गया है। अगले सेशन में मुलाकात होगी तो हम स्टार्ट करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।